दाहिनी ओर प्रदेश के प्रवक्ता मोहम्मद शमशी साहब हैं, ठीक उनके बाईं ओर पार्टी के प्रदेश के मंत्री बड़े भाई संजीव क्षत्रिय जी हैं, उनके अध्यक्ष योगेश जी हैं, हमारे जिला के महामंत्री सुनीता देवी राय जी हैं, और अभी कार्यक्रम जो चल रहा है हमारे जिला उपाध्यक्ष बउआ जी हैं, सुनील जी, और तमाम हमारे प्रेस बंधु। राज्यसभा सांसद जिला के महामंत्री सुनीता देवी राय जी से की हम सबों के बीच में शिक्षा मंच के अध्यक्ष कर रहे हैं। और अभी आपने देखा ही कि हम लोगों के लोकप्रिय सांसद राज्यसभा और उत्तर प्रदेश के प्रभारी विवेक जी इस निमित्त आपके यहाँ आए। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक विशेष वजह से हर जगह हो रहा है, और उसी संदर्भ में आपके ज़िले में भी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और उसके जो 8 साल पूरे हुए हैं, और वो 8 साल सही माने में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठे हैं देश के, उनके कल्याण की बात की गई है। और उसी दिशा में जो काम हुआ है वो पिछले 50 सालों में जो कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकारें थीं वो नहीं कर पाई। तो इन 8 सालों के अंदर इंडिया एज ए फोर्स, यानी कि एक शक्ति के रूप में विश्व में पहचाना गया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद शमशी जी। देखिए, ये आपसे जो वार्ता होगी हमको लगता है कि इसको 2 हिस्से में हम लोग को बांटना पड़ेगा। एक तो जो विषय शमशी जी ने बताया, ये हमको समझना पड़ेगा कि आज और कल पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी नेतागण विभिन्न जिला मुख्यालयों में ये एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसके माध्यम से सामाजिक संवाद का काम जो है आप लोग के माध्यम से एक उचित रूप से इसका जिसको कहते हैं कि परकोलेशन, मतलब ये धीरे नीचे तक भी जाए। और मतलब ये मेरा राय है कि हम अपने 8 साल के कार्यकाल का अगर एक जो आजकल राजनीति में कहा जाता है रिपोर्ट कार्ड पेश करना, अगर उसमें हम अगर कहें कि आज हमने जो 8 साल में 2014 में जो भारत का कमान नेतृत्व करने के लिए जो भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को जो बिठाया दिल्ली में, तो ये बीते 8 साल में विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन और काम इतना हुआ है कि आपको भी मेरा आग्रह होगा कि ये सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ये जातीय जनगणना और भारत पाकिस्तान ये वो इस तरह का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, क्योंकि ये हमको जानना पड़ेगा कि क्या सही में ऐसा हुआ है, और ये फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हम आपसे रूबरू होना चाहेंगे कि क्या हुआ है 8 साल में भारत में। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा, और अंत में फिर हम लोग जो है जो सामान्य रूप से जो आप आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उस पहलू पर हम लोग आ जाएंगे। आंकड़े जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो भारत सरकार के हैं या बीजेपी के?
नहीं, आंकड़े जो आते हैं वो भारत सरकार के ही आते हैं। यही जानना चाह रहे थे। बीजेपी कैसे कोई आंकड़ा दे देगा? तब तो सभी सरकार का पार्टी- जो ये है वो तब तो ये पहलू सब लास्ट में रखिए आप, सब क्वेश्चन तब तक आप बना के दिमाग में हम रखिए। इसलिए पूछ लिए, उस हिसाब से हम आपसे बात करेंगे। आप हर चीज़ के लिए फ्रेम करके रखिए, हम एकदम निश्चित रूप से आपका अंतिम प्रश्न जब समाप्त होगा उसके बाद ही हम उठेंगे, ठीक, इसलिए हमको चलिए, कोई अभी- ये हड़बड़ाहट नहीं। मैंने ब्रीफ किया जाए। देखिए, एक जो विभिन्न सेक्टर का अगर हम बात करें कि अगर हम लोग आंकड़ों पर अभी चर्चा करें कि भारत में परिवर्तन क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि भारत के हर एक निवासी के मन में सोच का परिवर्तन क्या है, मतलब साइकोलॉजिकल चेंज ये क्या आया 2014 के बाद। और जब तक ये हम नहीं समझेंगे हम इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि पहले 2014 के पहले जो कालखंड बीता भारत का नेतृत्व का, आदमी मायूस हो गया था, आम जनता, और सोच जो है पूरा इस तरह से चल रहा था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये मनोभाव ही ऐसा हो गया था, एक धारणा बन गई थी। और हुआ तो हुआ, जो कभी नहीं हुआ वो अब कैसे होगा, बड़े जिसको एक कहते हैं नकारात्मकता के साथ ही किसी विषय को अप्रोच करना एक मनोभाव हो गया। लेकिन 2014 के बाद से जैसे जैसे समय ऐसा भी हो सकता है, और तभी ये बात उठी कि मोदी है तो मुमकिन है। होप लॉस्ट टू लिविंग रियलिटी, आशा खोया हुआ व्यक्ति एक परिवर्तित हकीकत में जब जीने लगा, तब जाके ये बात उठी कि मोदी है तो मुमकिन है। कि कैसे हुआ? और पहले क्या होता था कि योजना भी बनती थी तो चुना हुआ व्यक्ति के चलते या एक ग्रुप के लिए या समाज का कोई एक वर्ग के लिए बनता। ठीक है, हम विपक्ष में रहते थे तो हम उसको कभी तुष्टीकरण कहते थे, वर्गीकरण करके लोग करते थे। योजना बनना शुरू हो गया कि अगर इस योजना के तहत जो भी आता है, चाहे वो किसी कौम का हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, सूचीबद्ध रूप से अगर वो आता है तो प्रधानमंत्री आवास में वो राम नरेश को भी मकान अगर बनना है उस सूची में है, और करीम को भी बनना है तो राम नरेश का भी बनेगा, करीम का भी बनेगा। कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। उसी का परिणाम है कि भारत का आज आत्मविश्वास बढ़ा है। हर एक आदमी जो है एक गौरव के साथ एक कहीं ना कहीं सुदृढ़ अपने आप को महसूस कर रहा है, और उस तरह से एक भारतीय जो है यहाँ भी हो या बाहर भी हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, ये बदलाव की कहानी है। और तभी जो है एक प्रगतिशील भारत चारों तरफ दिख रहा है, और लोग इस चीज़ को स्वीकार रहे, पूरी दुनिया स्वीकार। और IMF का जो रिपोर्ट आया है वो क्या कह रहा है कि भारत में 8 वर्षों में जो गरीबी है, आप फिगर सब देख लीजिए, IMF हम बोल चुके हैं, बिल्कुल है ना, तो ध्यान आप भी जरा चौकस करके रहिए। IMF का जो फिगर है, और IMF कोई देश की संस्था नहीं है, पूरे विश्व का जो आर्थिक विश्लेषण जो है 2-3 ही संस्था है जो करती है, और वही मापदंड या मापचिन्ह बनता है, और उसी में से सुप्रीम बॉडी में से एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको बोलते हैं, कि 22% से घटकर 10% नीचे आ गई गरीब। और कोरोना संकट के बावजूद भी जो है अत्यंत गरीबी जो है उसका दर में 1% से कम होकर 0.8% पर स्थिर बनी हुई। ये
इतना कठिन दौर का अगर IMF का फिगर है तो ये कहीं ना कहीं मतलब आंतरिक पूरी व्यवस्था जो है एक ऐसी बनी है 8 सालों में, जो कहीं ना कहीं, जैसे पहले हम मानते थे कि अमेरिका को कोई सबसे फर्क नहीं पड़ता फलाना, ये आज अलग बात है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हिली हुई और उसमें भारत जो है बीच से एक तरह से निकल रहा है, तो ये एक सराहनीय चीज़ है। प्रति व्यक्ति आय 8 साल में जो है 14 में लगभग 79,000 सालाना था, 1.5 लाख रुपया हो गया। विदेशी जो मुद्रा भंडार था वो दुगना हो गया, 14 में 300 अरब डॉलर था जो कि लगभग अब 600 अरब डॉलर हो गया। और सबसे देखिए छोटी छोटी बात देखिए, 70 साल आज़ादी में हो गया तो कुल प्राइमरी स्कूल देश में 6.37 लाख बना, और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो 8 वर्ष में 6.53 लाख प्राइमरी स्कूल बना, पूरे देश के पैमाने पर। साक्षरता जो है 14 में है तो 69% था, 22 में जो है हम 75% पे पहुंचे हैं, 6% बढ़ा है। एक देखिए बीजेपी अगर केंद्र में 2 बार आई है, अटल जी के समय आई और ये अभी बहुत फिगर्स है, लेकिन एक ये बड़ा समझने वाला फिगर है कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन ये हकीकत है कि पिछले 8 साल में 15 नया एम्स बना है देश में, और आज़ादी से 14 तक देश में 7 एम्स बने थे। अब गौर करिएगा, उसमें 6 जो है अटल जी की सरकार में बने, तो उसको भी अगर आप हटा दीजिए तो 1 एम्स बना, अगर समझ लीजिए, ये तो प्रमाणिक चीज है और कागज पे चीज है नहीं। तो हिस्टोरिक काम जिसको कर है ये 8 साल में हुआ है भारत की नई उछाल के लिए। डॉक्टर का संख्या बढ़ गया, 8 साल में 12 लाख से ज़्यादा बढ़ गया, 170 मेडिकल कॉलेज बढ़ गया। सड़क, अब देखिए सड़क जो है भारत अब लगभग दूसरे स्थान पे पहुंच गया। 8 साल में 3,25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण का मंजूरी हो गया। अच्छा, सौर और पवन ऊर्जा में भारत जो है दुगुना प्रगति किया है। ये सब पहले हम लोग पहले सुनते थे, अब तो सोलर लाइट तो अब तो गांव में मुखिया जी लोग तो इसी में व्यस्त रहते हैं ना। पहले कहाँ कल्पना था इस तरह का कि नीचे तक उतरेगा सोलर लाइट। तो परिवर्तन हुआ है ना, अब उसी का पैमाना आप बड़ा करें। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का अलायंस का जो है प्रतिनिधित्व तो भारत ने कर रहा है आज के दिन। अब पूरा दुनिया उसे हिल गया है। तो निर्यात अगर देखिएगा, कोविड के बावजूद भी इतना बड़ा मंदी हुआ और पिछले ही वित्त वर्ष में 418 अरब डॉलर का हमारा निर्यात रहा, वो अपने में एक रिकॉर्ड है। खाद्यान्न का उत्पादन अगर आप देखिएगा तो 12-13 में 255 मिलियन टन और अब जो है 316 मिलियन टन हो गया है। ये आज़ादी के बाद का आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत की जीडीपी 13-14 में जब मोदी जी आए तो 112.33 लाख करोड़ का था, जो आज 232.14 लाख करोड़ से ऊपर। कहने का तात्पर्य है जीएसटी कलेक्शन जो है अपना एक ऐतिहासिक चरम पे है। पिछले ही महीने का तो 1.67 लाख करोड़ रहा। तो पहले इसका कितना विरोध हुआ, आज पूरा देश इसी पर आश्रित है। एक 1 नेशन 1 टैक्स के रूप में हो गया। आप खगड़िया में बैठे हैं, यहाँ भी आप वही कागज से दायर करिएगा जो मुंबई में बैठा हुआ व्यक्ति करे। एक हो गया, पहले जितना 50 अलग कागज, हर राज्य का अलग कागज, ही कागज सब समान। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप से। तो डिजिटलाइजेशन जो हुआ वो एक अपने में एक इतिहास रच गया। हम लोग कौन कल्पना करते थे कि मोबाइल से आप पैसा भी ट्रांसफर कर दीजिए, कोई नहीं करते। आप खरीदारी घर बैठे बैठे आप जो है पैंट शर्ट का ऑर्डर कर रहे हैं। लड़का सब है 5 तो मैगी खाने का मन हुआ तो अपना गांव में मिल कर लिया,
और वो भी ऑर्डर कर दिया, फ्लिपकार्ट वाला उसका घर खोजते खोजते गांव में पहुंच गया। ये सब चीज इसी 8 साल में स्पष्ट रूप से आपको फर्क आया। आदमी के जीने का तरीका में एक सहूलियत आया, एक आराम आया। खादी कितना सीमित था, जो राजनीतिक सामाजिक जिंदगी में है उसी का ड्रेस था खाली खादी। इतना विस्तारीकरण हो गया खादी का कि लगभग आप 1,15,000 करोड़ का कारोबार हो गया खादी का। 1,15,000 करोड़ का खादी का कारोबार। खादी का लोग अब शर्ट पहन रहा है, लोग साड़ी पहन रहे हैं, महिला लोग। तो अलग अलग तरीका का एक प्रयास, जो थोड़ा थोड़ा प्रयास से परिवर्तन। खेल वाला बचपन में हम लोग यही सुनते थे कि भाई उल्टे लोग घर में सिखाता था कि भाई खेलोगे कूदोगे तो हो गए खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे तो हो गए नवाब। ये पूरा चीज को परिवर्तित कर दिया, खेलो इंडिया खेलो। ये सब 8 साल में हुआ। परिणाम हम क्या देख रहे हैं? अगर इसको आप जोड़िएगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से, तो आज दुनिया का कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है कि हमारे देश की बेटी जीत के नहीं चली आती है। इतना बल दिए हैं कि आप जिंदगी में कोई प्रोफेशन उठा सकते हो। हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, लेकिन जब गांव का एक गरीब परिवार का बच्चा है या बच्ची है, वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उसके पास अर्थव्यवस्था है नहीं उसके घर में जो पूरा साधन। खेल हो सकता है कि नेचुरल टैलेंट हो, स्वाभाविक टैलेंट हो, वो खेल सकता है। जो ये बच्ची जो जीती है अभी 2 दिन पहले, जो 4 दिन पहले जो अभी गोल्ड जीती है, तो उसी का एक परिचय है। और लेकिन इतना मतलब वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देना स्टार्ट हो। विदेश का अगर कोई मेरा बहुत सक्षम अगर ये है खिलाड़ी है और ये पदक ला सकता है, तो एक व्यक्ति ट्रेनर का भी भारत सरकार खर्चा उठाने लगी। दुनिया के सबसे अच्छे अगर ये ट्रेनर ये हैं इस खेल के, तो इनको हायर कर रहा है भारत सरकार इनके ट्रेनिंग के लिए। उसी का परिचय है। तो आप ओलंपिक्स में ये सब में इतना चीज में हो, तो हर चीज को एक एक पहलू जो समाज का हो सकता है उसको देते हैं, और कोई काम छोटा नहीं, इस पर महत्व देते हुए ये 8 साल में मोदी जी ने एक सुशासन जो है एक स्थापित किया है, एक विश्वास स्थापित किया है पूरे देश में। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत विवाद हुआ इस पे, भाषा का विवाद हुआ, लेकिन विवाद तो क्या है कि बिना पढ़े विवाद भी हो सकता है, और पढ़ाई का चीज है। बहुत सिंपल लॉजिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सभी भाषा में आप सभी चीज का पढ़ाई कर सकते हैं। मेडिकल हिंदी में पढ़िए, इंजीनियरिंग हिंदी में पढ़िए, तमिल में पढ़िए, बंगाली में पढ़िए, उसी में इम्तिहान दीजिए। जर्मनी दुनिया का बहुत समृद्ध देश बहुत दिनों से, उसका कारण एक ही है। और जापान, उसका विज्ञान भी उसकी भाषा में। अब हमारे यहाँ गांव में भी लड़का है कि गणित का मास्टर है, गलती नहीं होता है उससे, लेकिन जब प्रश्न पढ़ने लगेगा तो अंग्रेजी में बेचारा फंस जाता है। ये आप नई शिक्षा नीति से समाप्त हो। उसके साथ उसको अगर पैशन है, उसको चाहत है, मान लीजिए उसको कंप्यूटर में ही बहुत मन लगता है, तो ठीक है। और राजनीतिक शास्त्र, तो राजनीतिक शास्त्र के साथ साथ वो कंप्यूटर साइंस रखता था। यह बाध्यता नहीं कि यही 3 विषय ले सकते हैं आप, यही कॉम्बिनेशन है। डॉक्टरी पढ़ना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीबी मैथ सब छोड़ सकते हैं। पूरी तरह से इसको लचीला कर दिया गया। और ये क्रांति आने वाले समय में हमको दिखेगा, क्योंकि विश्व स्तर पे ये चीज ऑलरेडी जितना प्रगतिशील देश है सब जगह यही स्थापित है। ये तो आप समझिए कि दोहरा मेहनत हमारा युवा करता है
कि इतना प्रतिभा है उसको कि भारत खिंचा गया है यहाँ पर। इसी पर उनका कहना है, युवाओं के लिए यही कहना है कि भाई तुम्हारे हौसले पूरे हैं लेकिन अभी उड़ान बाकी है, ये तो सिर्फ थोड़ा है, आसमान बाकी। युवाओं के लिए यही संदेश है मोदी जी, और सही भी है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आप बताइए 8 साल पहले कितना प्रचलन है। ड्राफ्ट बना के हम लोग भी पढ़े हैं बाहर विद्यार्थी जीवन में, ड्राफ्टें बना के पैसा आया। खाता खुला रहता था कॉलेज वॉलेज में, तो वो ड्राफ्ट जमा करके कि भांजे उसके लिए, यही ना होता था। कोई भी योजना का लाभार्थी होता था, इंदिरा आवास योजना का अगर उस जमाना में रहता था तो उसको भी चेक मिले तब उसको चेके के प्रयास में उसका आधा जिंदगी करना, खत्म सिस्टम। और देखिए उससे क्या फायदा हुआ, 2 चीज। ध्येय बड़ा स्पष्ट रहता है लेकिन सोच में विविधता रहती है। जब 14 में आए तो बैंकिंग सेक्टर भारत का एकदम चरमरा के तरफ खत्म। 14.5 लाख करोड़ रुपया बैंक से भारत का गायब हो चुका। कानून में संशोधन पर संशोधन करते करते लगभग 4 से 5 लाख करोड़ का रिकवरी हुआ। इंसॉल्वेंसी एक्ट आया, बहुत सारा एक्ट लाया गया। धरा पकड़ी जो शुरू हुआ, इस सबसे लोग जमा करने लगे। नहीं तो आप चलिए भाई, आपका कंपनी जो है अब बाजार में आ गया। एक दोनों चीज नहीं हो सकता कि बैंक का पैसा भी आप रख लिए, कंपनी के भी हकदार बने रहे, ये सब खत्म हुआ। हजारों हजार कानून जो 1835 से अभी तक चला रहा था भारत के लीगल सिस्टम में, इसको खत्म किया, जिसका कोई औचित्य नहीं बन रहा था। बैंक जो लॉस में इतना चला गया था, जो सुदृढ़ बैंक था, उसके साथ जोड़ जोड़ के एक बड़ा बैंक बना। आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक जुटा। इलाहाबाद की उपस्थिति जो है पूर्वोत्तर भारत में बहुत अच्छी थी। इंडियन बैंक बहुत प्रॉफिट वाला बैंक था, जिसको दक्षिण भारत में बहुत मजबूत था। उसको रीच की जरूरत थी, मतलब कि गांव में नहीं है, खगड़िया में नहीं है इंडियन बैंक, उसको ब्लॉक में पंचायत स्तर पे उसका लेकिन था खाता, तो दोनों का बैंक को जोड़ दिया गया। उसका एसेट लाइबिलिटी जो है कुछ हिसाब बैठा। ये सारा डीबीटी जो है भारत के बैंक को बचा दिया। बैंक में ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। क्या था, सरकार को उतना खर्च करता ही था पहले, आज भी कर देना। लेकिन तभी का कहावत है कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, आता है 10 पैसा। अब पूरा का पूरा 1-1 रुपया आने लगा। प्रामाणिक रूप से कोरोना में तो लगता है कि जो था हर एक आदमी उस चीज़ को अनुभव किया। अगर डिजिटल बैंकिंग नहीं रहता तो कोई नहीं बचा। खाली लाभार्थी का छोड़ दीजिए कि महिला को 500 रुपये मिला। अगर हमारा भी बच्चा अगर फंसा हुआ कहीं था या परिवार का कोई फंसा है, उसी से लोग दिया है कि लोग टिकट भी कटा पाया, कुछ भी कटा पाया। 8 साल पहले ये कहा था। तो भारत एक नई उछाल लिया है। अब आप बताइए कि किसान का नारा बहुत लगा, लेकिन सही मायने में क्या होता था, चुनाव के पहले मैक्सिमम जो भारत आज़ाद भारत में की राजनीति में आज तक हुआ है, तो एक ही चीज़ सिर्फ हुआ है कि एक आध इलेक्शन में किसान का ऋण माफ कर दो, तो चुनाव में लोग जीत गए। पूर्ण बहुमत नहीं आया, फिर भी जीत गए। उससे बैंक पे जो लोड पड़ा वो हम लोग झेले, समय के साथ बीते। तत्कालिक तो हुआ, तो सोच राष्ट्रहित का बिल्कुल नहीं। आज क्या हुआ, एक स्थायी व्यवस्था बन गई। हम पालीगंज में सोन किनारे बिहार में घूम रहे थे, पटना के, आप उधर थोड़ा बाहर निकलिएगा, और एक ज़माना में नक्सल बेल्ट था बहुत बड़ा। भी एक किसान के लड़के से हमने पूछा कि 6,000 रुपये से क्या फ़ायदा होगा। उस समय कांग्रेस के राजकुमार बोले थे कि हम 72,000 रुपया देंगे, आप लोग को स्मरण होगा। लेकिन 72 को तो पूरा देश नकार के 6 ही को विश्वास करके वोट भी दिया, क्योंकि विश्वास था इतना तारीख को आना है, तो आना शुरू हो गया था और आ रहा है आज।
और परसों जो विमुक्त हुआ है उससे अभी तक किसान को 2 लाख करोड़ उसके खाते में जा चुका है। तो बोला बड़ा छोटा सा बात कि हमको बोला वहाँ के मगही के भाषा में कि अपने जी कौन बात कहे कि 6000 के बाबूजी केकरो छुए न दे। अब कहे भाई कहे कि जब किसान के आफत हुआ है तो 6000 यही पर शुद्ध धोती उती के कुछ संभावना बना है। अगला किसानी के बयाना यही से देते देते सामान के जुटान हो गए। कितना कुछ मतलब एक अरिथमेटिक जिसको कहते हैं गणित, वो 6000 में वो किसान बैठा लिया है कि अगला सीजन ही खराब हुआ लेकिन उसकी तैयारी शुरू कर देता है। तो महत्व, तो गरीब कल्याण योजना पहली बार वो गरीब जो गरीब परिभाषित है उसके लिए होना भारतवर्ष में शुरू हुआ। कई योजना है, किसान सम्मान निधि हुआ। कौन सोचता था कि ये सो गरीब आदमी का इलाज 5 लाख रुपए का होगा। दिल्ली के एम्स में वो भी इलाज करा सकता है, भले उसको पैर में चप्पल ना हो। आप कराइएगा, हम कराएंगे, भारत के प्रधानमंत्री करेंगे और वो भी करा सकता है। ये व्यवस्था आजाद भारत में किस राज्य में कब बना? उसका पूरा परिवार करा सकता है। वो कार्ड जैसा है एक तरह से, बैलेंस उसमें भरा हुआ है। ये हो रहा, तो अद्भुत काम हुआ है गरीब कल्याण के दृष्टिकोण से। किसान मजदूर को पेंशन मिलने लगा, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना घर बनने लगा, उसका साइज बढ़ाया गया, 25 वर्ग मीटर वो साइज बढ़ गया। अगर आप लोग अध्ययन करिएगा पिछला जो जमाने में जो था, अब लाभार्थी को जैसा सूचीबद्ध है उसको मिलता है और वो अनुभव कर रहा है। रास्ते में हम कुछ लाभार्थियों से रुक के हम मिले हैं आपके जिला में, कहा कि शौचालय भी मिला, घर भी मिला, गैस तो मिला ही। उसमें से एक मिले हमको जो बोले कि हमारा आयुष्मान भी बन गया। तो जिसको कहा जाता है कि सशक्तिकरण, गरीब एक सशक्त रूप से महसूस कर रहा है। और शायद इसी सब के कारण के IMF का रिपोर्ट में जो 12% का डिक्लाइन किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी का, जो अति गरीब है, तो इसका ये कारण है, ये बदलाव आया है 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। हम चाहें तो कितना, सबसे बड़ी बात क्या है कि विवादों से दुनिया दूर भागती है। शासन और प्रशासन तो और भागता है, हम आप भी भागते हैं। कौन पड़ेगा इस चक्कर में, है ना? एक बेसिक एक मानसिकता रहती है। और देश जो उस विवाद सब में पड़ा हुआ था और चक्कर पे चक्कर लग रहा था, उसका हर चीज का कॉस्ट होता है। विवाद का होगा, आप पर मुकदमा हुआ तो खर्चा होगा ना। हम लोग तो देहात में कहा जाता है कि वकील और डॉक्टर के चक्कर में मत फंस, ये ना बोला जाता है कि खर्चा का मीटर शुरू हुआ कब खत्म होगा पता है, 2-3 पीढ़ी तक चलते रहेगा। क्या क्या खत्म हो गया। और सभी विवाद एक एक हिंदुस्तानी के दिमाग में बैठा हुआ विवाद। जम्मू कश्मीर का समाधान होगा, 370 हटाया जाएगा, चाहता सब था, पूरा हिंदुस्तान चाहता होगा। इस जन्म में नहीं, ये ग्रहण हो, वो भी हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, भाजपाई लोग को पब्लिक बोलने लगा था कि कसम राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, ये ना बोलता था लोग। कोर्ट के ही फैसले से सहजता से सब चीज हो गया और मंदिर निर्माण अंतिम चरण पे है। और संपूर्ण भारत जो है 23 के अंत में हो या 24 के शुरुआत में अयोध्या जी का दर्शन के लिए हमको लगता है कि हरि का दिया। मुस्लिम महिलाओं पे जो अत्याचार होता था, 3 तलाक,